नमस्कार। निराश और दुखी राजा ने अपने प्रधानमंत्री की बात स्वीकार कर ली, किंतु भाई की स्थिति देखकर दुखी राजकुमारी नंदिनी ने भी साथ जाने की जिद की और अंततः एक पालकी में राजकुमार को लेकर 8-10 अंगरक्षकों के साथ घोड़े पर सवार होकर विजय वल्लभन और नंदिनी ने प्रस्थान किया। विजय वल्लभन निश्चिंत थे, उन्हें अपने द्वारा किए गए उपचार पर पूर्ण भरोसा था। वे जानते थे कि कुछ समय उपरांत राजकुमार स्वतः होश में आ जाएंगे, किंतु राजा और प्रधानमंत्री के रुख को देखकर उन्होंने नाग मंदिर जाना ही उचित समझा। दुर्ग से बाहर निकलते ही उनके तीनों मित्र भी उनसे आ मिले। मंदिर तक पहुंचते ही नाग वनवासियों ने उन्हें घेर लिया, किंतु अपनी वाक्पटुता से विजय वल्लभन ने उनका विश्वास भी जीता और उन्हें सहयोगी भी बना लिया। मंदिर के बाहर एक टेंट लगाकर उसमें नंदिनी व अचेत राजकुमार को अंगरक्षकों की निगरानी में छोड़कर उस स्तंभ को लेकर वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। जब स्तंभ के अष्टकोणीय आधार को मंदिर प्रांगण में उसके पूर्व निर्धारित स्थल पर बने उसी नाप के अष्टकोणीय स्थान पर हिला डुलाकर जमाने का प्रयास किया तो एक और रहस्य पर से पर्दा उठ गया। विजय वल्लभन ने अनुभव किया कि उस निर्धारित स्थल पर जमाने के बाद जैसे ही स्तंभ को दाएं बाएं हिलाया जाता है, मंदिर की मूर्ति में भी हलचल होती है। उन्होंने बलपूर्वक उसे एक दिशा में घुमाया तो देखा मूर्ति भी अपने स्थान से घूम गई और उसके नीचे जीने नजर आने लगे। श्रोता मित्र भी समझ चुके होंगे कि यही वह गुप्त स्थान था जहां पांड्य वंश का खजाना छुपा कर रखा गया था। वे लोग हाथों में मशाल थामे उन जीनों से नीचे तहखाने में उतरे तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। अपार संपदा के साथ एक चबूतरे पर एक लकड़ी की सुंदर सी मंजूषा भी रखी थी, जिस पर पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां अंकित थीं। जैसे ही उस मंजूषा को खोला, तीनों मित्रों सहित राजकुमार इलाया उपाख्य विजय वल्लभन के चेहरे खिल उठे। उस मंजूषा में था एक रत्न जटित शाही मुकुट और एक तलवार जिसकी मूठ पर हीरे पन्ने जड़े हुए थे। उसे देखकर युवराज इलाया अपने मित्रों से बोले, यह उन्हीं पांड्य नरेश कादंगन का शाही मुकुट और तलवार है जिन्होंने कालभ्रा साम्राज्य को तमिल भूमि से हटाकर पांड्य साम्राज्य को गौरव प्रदान किया था। 150 वर्षों से यह कोश लुप्त था और कालभ्रा द्वारा पुनः मदुरई पर आक्रमण करने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पोधी गई राजा को सौंपा गया था और बाद में इसके कारण ही पोधी गई और पांड्य साम्राज्य में संघर्ष होता रहा। यह सुनते ही साथ आए एक मित्र वानरायण ने उत्साह में भरकर उस रत्न जटित राज मुकुट को उठाकर विजय वल्लभन के सर पर रख दिया और ताली बजाकर हंसते हुए बोला, वल्लभा, तुम्हारे सर पर यह मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, मानो तुम्हारे ही लिए बना हो। यह सुनते ही एक दूसरे मित्र वीरदेवन ने एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया और गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, तुमने किस हैसियत से यह मुकुट इनके सर पर रखा? यह अधिकार तो केवल इनके पिता अथवा राजगुरु को है। और इतना ही नहीं, जब युवराज के सर पर राज मुकुट है, तुम इनके सामने झुककर प्रणाम करने के स्थान पर बच्चों की तरह ताली बजा रहे हो। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि सर पर शाही मुकुट पहनने के बाद यह पांड्य सम्राट हैं? उसके बाद सामने झुकते हुए तीनों ने उच्च स्वर में जय घोष किया, श्री मारन श्री वल्लभन की जय हो, जय हो, जय हो। जिस समय ये तीनों मित्र अपनी प्रसन्नता का इस प्रकार प्रगटीकरण कर रहे थे, तभी इलाया की नज़र जीनों पर खड़े पोधी गई के राजकुमार पूर्ण गुण दुरन पर पड़ी,
जो भय से थरथरा रहा था। वे तुरंत उसकी तरफ बढ़े और आलिंगन कर बोले, ईश्वर को धन्यवाद है कि तुम्हें होश आ गया और तुम कांप क्यों रहे हो। मैं तुम्हारा शिक्षक विजय वल्लभन ही हूँ और तुम्हारे लिए सदा यही रहूँगा। पूर्ण गुणद्रन ने द्रवित स्वर में कहा, आचार्य, आपकी अनुपस्थिति में बाहर हमारा प्रधानमंत्री उदयवर्मन आकर राजकुमारी नंदिनी को उठा ले गया। मुझे बेहोश समझकर उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मैंने उसके इस दुष्कृत्य को अपनी आँखों से देखा। इलाया ने यही उचित समझा कि पहले राजकुमार पूर्ण गुणद्रन को सकुशल पोधी गई दुर्ग में इनके पिता के पास पहुंचा दिया जाए और उसके बाद राजकुमारी नंदिनी को खोजा जाए। लेकिन जिस समय यह छोटा सा दल पोधी गई की ओर जा रहा था, मार्ग में अपने सैन्य दल के साथ प्रधानमंत्री उदयवर्मन ने हमला कर दिया। इलाया उस समय और भी चकित रह गए जब पांड्य सेना भी वहां आ पहुंची, जिसे देखकर उदयवर्मन वहां से भाग निकला। जब इलाया ने पांड्य सेना नायक को राजकुमारी नंदिनी के अपहरण के विषय में बताया तो उसने हंसकर कहा, उन्हें तो हम पहले ही मुक्त करा चुके हैं और वे महामात्य मारनकारी की सुरक्षा में हैं। उसके बाद वह दल राजकुमार पूर्ण गुणद्रन को अपने साथ ले गया। हक्के बक्के इलाया और शेष बचे अंगरक्षकों ने पोधी गई दुर्ग में राजा के सामने पहुंचकर प्रधानमंत्री की पोल खोली और यह जानकारी दी कि राजकुमारी और राजकुमार दोनों ही मारनकारी के कब्जे में हैं। तो क्रुद्ध राजा ने उन्हें मुक्त कराने के लिए आक्रमण का निर्णय लिया। आक्रमण किया भी, और वह भी पांड्य राजकुमार इलाया के नेतृत्व में। है ना आश्चर्य की बात। किंतु हश्र क्या हुआ, सहज समझा जा सकता है। पांड्य नरेश परंतप और पोधी गई नरेश करुणांधन की मित्रता स्थापित हुई। राजकुमारी नंदिनी और युवराज इलाया का विवाह हुआ। आगे चलकर चोल राजकुमारी से भी इलाया का विवाह हुआ और वे तमिल इतिहास में प्रतापी राजा श्रीमारन श्रीवल्लभन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका राज्य पड़ोसी राज्यों के साथ शत्रुता के स्थान पर मित्रतापूर्ण संबंधों के माध्यम से संपन्न और शक्तिशाली बना। यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा है आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अनेक मित्रों के आग्रह पर राणा सांगा की कहानी। राणा सांगा की कहानी प्रस्तुत करेंगे तो बाबर का उल्लेख स्वाभाविक है। अतः हमने उस श्रृंखला का शीर्षक रखा है बाबर और राणा सांगा। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।